देखिएगा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। और आज मतलब इस वाली वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट टू एक्सरसाइजेज। जो थर्ड वाली एक्सरसाइज है उसकी वीडियो आपको आज नाइट तक मिल जाएगी, लेकिन लेट मिलेगी आज, ठीक है। और एक्सरसाइज नंबर 10.1 देखिए, इसमें कुछ ऐसा करने वाला खास है नहीं, मतलब सॉल्वेबल नहीं है एक्सरसाइज, ये ऐसे ही हो जाएगी, ओरली हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए जैसे उन्होंने एक्सरसाइज नंबर 10.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा हुआ है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या बोला उन्होंने कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। जैसे मान लीजिए हमारा ये प्लेन हो गया, कार्टेशियन प्लेन है, हमारी चार डायरेक्शन हो गई। ऊपर हो गई आपकी नॉर्थ, इस साइड हो गई आपकी ईस्ट, और इधर हो गई आपकी वेस्ट, और ये हो गई आपकी साउथ। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास चार डायरेक्शन होंगी। अब उन्होंने बोला कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री। तो नॉर्थ हमारे पास ये है ऊपर की साइड, ठीक है। तो नॉर्थ के ईस्ट में आपको 30 डिग्री जो है डिस्प्लेस होना है, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन के से ईस्ट की तरफ कहना चाह रहे हैं ये। तो लाइक ये कुछ ऐसा यूं चला जाएगा, ठीक है। वो कितने एंगल पर? 30 डिग्री के एंगल पर। तो इस तरीके से इजीली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद उन्होंने हमको जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेट किया हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मतलब कि वैल्यू दोनों ही यूज़ होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग वेक्टर्स। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उसे बोला जाता है स्केलर। तो अब उन्होंने बोला हुआ है, जैसे फर्स्ट क्वांटिटी आपको दे रखी है 10 kg। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि केजी जो है वो मास की यूनिट है, एंड मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर है। और ये उन्होंने बोला हुआ है 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, मतलब डायरेक्शन भी है और डिस्टेंस भी है। तो डायरेक्शन भी है, डिस्टेंस भी है, तो आप ये कह सकते हैं दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 40 डिग्री ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ हमको डिग्री में एंगल दिया हुआ है, दैट्स इट, डायरेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। इसके अलावा 40 वॉट ये भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। 10⁻⁻19 कुलोम्ब ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए भी कोई डायरेक्शन नहीं है। इसके बाद देखिएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको याद होगा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। इसके बाद आगे देखिए थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आपको इन क्वांटिटीज में फिर से पता करना है कि ये स्केलर है या फिर वेक्टर है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला हमको टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए फोर्थ वाले पे ध्यान दीजिएगा, मतलब ये एक्सरसाइज ऐसे ही है फर्स्ट वाले, बस इंट्रो टाइप है। तो ये हमको दिया हुआ है एक स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर शेप दिया हुआ, इसकी चारों डायरेक्शंस के हमको चारों डायरेक्शनल वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब उन्होंने पूछा कि आपको देखिए ये आपका वेक्टर ए है, जरा एरो पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ एरो इस तरफ से इस तरफ को जा रहा है, ठीक है। यहाँ इसकी डायरेक्शन नीचे की साइड है, और यहाँ इसकी डायरेक्शन देखिए इस साइड को है, और यहाँ पर देखिएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन हमको दी हुई हैं। तो इन फिगर 10.6 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपको पता करना है इनमें को इनिशियल वेक्टर्स कौन से हैं। को इनिशियल का मतलब जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, जो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, उन्हें बोला जाता है को इनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। तो देखिए आप देखिएगा वेक्टर ए की जो स्टार्टिंग हुई है इस पॉइंट से हुई है, ठीक है। वेक्टर डी की जो स्टार्टिंग हुई है वो आपकी इस पॉइंट से हुई है। तो आप ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं। इक्वल वेक्टर्स का मतलब है जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम होना बोला जाएगा इक्वल वेक्टर्स। तो देखिए आप देख सकते हैं कि वेक्टर बी और वेक्टर डी, देखिए वेक्टर बी की डायरेक्शन भी यही है और वेक्टर डी की डायरेक्शन भी, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। और क्योंकि स्क्वायर की साइड्स हैं तो लेंथ तो सेम होगी ही होगी। मतलब ये कहने का कि वेक्टर बी और वेक्टर डी ये दो ऐसे वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो आप ये कह सकते हैं कि बी एंड डी आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। चलिए इसके बाद थर्ड वाला देखिएगा, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर का मतलब होता है कि ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, ठीक है। इनडायरेक्टली आप समझ लीजिए कोलिनियर का मतलब लाइक एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो आपकी कोलिनियर है, ठीक है। तो अब देखिएगा कि जैसे वेक्टर ए और वेक्टर सी हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं,
डायरेक्शन ऑपोजिट है, देखिए इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन आपकी देखिए इस साइड को है, तो एक दूसरे के पैरेलल हैं बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। उन्होंने हमको यही बात बोली थी कि कोलिनियर तो होने चाहिए बट इक्वल नहीं होने चाहिए। तो आप ले सकते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। अच्छा देखिए, अगर वेक्टर बी और वेक्टर डी की बात करें तो कोलिनियर ये भी हैं बट ये इक्वल भी हैं, एंड दे आर आस्किंग व्हाट, कि कोलिनियर तो होने चाहिए बट इक्वल नहीं होने चाहिए। तो आप कह सकते हैं ए एंड सी, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, दैट्स वाई दे आर नॉट इक्वल, बट सिंस दे आर पैरेलल देयरफॉर वी कैन से दे आर कोलिनियर। ठीक है, चलिए फिफ्थ वाला देखिएगा, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस ए आर कोलिनियर। देखिए वेक्टर ए का मतलब है कि जैसे मान लीजिए वेक्टर ए की डायरेक्शन ए है, तो वेक्टर माइनस ए इस तरफ को होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है क्या एक कोलिनियर होंगे, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कोलिनियर होंगे, पैरेलल तो हैं ही। ठीक है, तो ये कह सकते हैं ट्रू। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या दो कोलिनियर वेक्टर्स हमेशा इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, मतलब वैल्यू में? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर सी है, ये कोलिनियर थे लेकिन इक्वल तो नहीं थे, एक की डायरेक्शन इधर है एक की डायरेक्शन इधर है। इक्वल वेक्टर्स का मतलब होता है कि बिल्कुल उनकी मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर सी, जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें आप ये कह सकते हैं कि ए और सी आपस में कोलिनियर तो हैं क्योंकि पैरेलल हैं, बट वो इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है, तो ये जो उन्होंने सेकंड वाला जो हमको दे रखा है, ये आपको हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि उन्होंने हमको बोला था कि दो वेक्टर्स जो कोलिनियर हों क्या वो हमेशा इक्वल होंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपका फॉल्स हो गया। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर्स ऐसे हों जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या वो कोलिनियर होंगे? जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या वो हमेशा कोलिनियर होंगे? ऐसा भी नहीं। देखिए समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने एक वेक्टर लिया 2i प्लस, ये वेक्टर का सिंबल होता है, हमें मैं नहीं बताना चाह रहा था पर कोई बात नहीं है। देखिए आई कैप का मतलब होता है, देखिए आपके पास यहाँ पर तीन एक्सेस होती हैं। आप जो वेक्टर एलजेब्रा पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपके पास जो है चलिए मैं काम करता हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊँगा, अभी यहीं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, उन्होंने बोला कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर्स ऐसे हों जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या वो कोलिनियर होंगे? देखिए जैसे समझ ही लीजिए, आप छोड़िए। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास तीन एक्सेस होती हैं यहाँ पर, एक होती है आपकी एक्स एक्सेस, एक होती है आपकी वाई एक्सेस और एक होती है आपकी जेड एक्सेस। ठीक है, इन तीनों एक्सेस के रेस्पेक्ट में इनके जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इन तीनों एक्सेस की डायरेक्शन में इनकी जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, या आपकी एक्स एक्सेस कहलाती है, या आपकी वाई एक्सेस है, और या आपकी जेड एक्सेस है। तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है आई कैप से, वाई के रेस्पेक्ट में जो होता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है जे कैप से, और जेड के रेस्पेक्ट में जो होता है उसे बोला जाता है के कैप। ये इनके यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर में हमेशा कैप जरूर लगाया जाता है। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि जो क्वेश्चन जो बोला हुआ है उसके रेस्पेक्ट में, देखिए मैं दो वेक्टर कंसीडर कर लेता हूं। एक वेक्टर मैंने मान लिया 2i प्लस 3j, ये मान लिया। ठीक है, ए वेक्टर मान लिया हमने 3i प्लस 2j। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकाला जाता है वो हम निकालते हैं रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का जो कोफिशिएंट है 2 है और जे का कोफिशिएंट 3 है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 प्लस 9, तो आपका निकल कर आएगा √13। इसी तरीके से नीचे वाले का भी अगर आप निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी आपका √13 ही निकल कर आने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोनों के मैग्नीट्यूड सेम निकल कर आए, ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम निकल कर आए, पर आप देख सकते हैं क्या दोनों इक्वल हैं आपस में? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। एक है 2i प्लस 3j, एक है 3i प्लस 2j। तो उन्होंने बोला कि दो वेक्टर्स ऐसे हों जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या उनका इक्वल होना भी ज़रूरी है? तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ये भी आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या वो इक्वल होंगे? देखिए जैसे आपका ए और -a था, ठीक है, ये कोलिनियर भी थे और इनके मैग्नीट्यूड भी सेम आएंगे निकल कर।
ठीक है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है। देखिए मैग्नीट्यूड में कभी आपकी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, क्योंकि जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है -2i कैप और -2j कैप। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ये आपका कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं निकल कर आती, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मेरे कहने का मतलब ये है कि ए का मैग्नीट्यूड और -a का मैग्नीट्यूड सेम निकल कर आएंगे। दोनों कोलिनियर भी हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि एक ए है और एक -a है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला मेरे ख्याल से ट्रू था, बाकी सारे आपके फॉल्स निकल कर आ गए। चलिए इसकी ये 10.1 एक्सरसाइज थी। इसके बाद देखिएगा एक्सरसाइज नंबर 10.2, समझिएगा ज़रा अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपको इनके मैग्नीट्यूड्स का कंपैरिजन करना है, ठीक है। कंपैरिजन लाइक आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इसका एक पार्ट कर दिया है, बाकी आप निकाल के रेशियो निकाल लीजिएगा। किन्हीं का भी अगर कंपैरिजन करने को बोलें, किन्हीं भी क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करने को बोलें, तो आप हमेशा उन वैल्यूज़ का, उन क्वांटिटीज़ का रेशियो निकाल दीजिए। दैट इज़ द बेस्ट वे टू कंपेयर देम, ठीक है। तो मैंने एक का मैग्नीट्यूड निकाल कर बताया है, बाकी आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा बाकी दोनों के, और रेशियो निकाल दीजिएगा। कुछ ऐसा खास है नहीं, वरना मैं इसे पूरा करता। देखिए वेक्टर ए हमको दे रखा है उन्होंने i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो i का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। j का कोफिशिएंट भी 1 है। कोफिशिएंट मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई में जो लिखा हुआ है 1 ही तो है, कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है। और k का कोफिशिएंट भी यहाँ पर 1 है। जब किसी भी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट के अंदर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर 1 1 1 है। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास √3 निकल कर आ गया। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो बाकी भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा सेकंड वाला क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। आपको दो वेक्टर्स लिखने हैं, मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। दो डिफरेंट वेक्टर होने चाहिए और मैग्नीट्यूड उनके सेम आने चाहिए, ठीक है। देखिए मैंने एक लिखा वेक्टर ए, एक लिखा वेक्टर बी। देखिए इसका मैग्नीट्यूड आप निकालिए। रूट में 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। ए -1 है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9। तो देखिएगा 4 + 1 + 9 आ जाएगा आपके पास निकल कर √14। फिर देखिए मैंने जो सेकंड वेक्टर लिखा है बी, ठीक है। इसका थोड़ा मामला हो गया है गड़बड़ शायद। ये यहाँ से मैं 2 हटाना चाह रहा था, जल्दी में रह गया इधर, ये हटा दिया, ठीक है। अच्छा अब देखिए आगे 2 नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालिए ज़रा आप। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, नहीं ये दो डिफरेंट वेक्टर लिखने थे ना। हाँ तो आप एक काम करिए, देखिए आप इसमें से आय हटा ही दीजिए, इसमें आय है ही नहीं, ठीक है। आय वाला कोफिशिएंट है ही नहीं, सिर्फ जे और के हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो देखिए जे का कोफिशिएंट -2 है, तो -2 का स्क्वायर आप कह सकते हैं 4 आ जाएगा। और √10 है, √10 का स्क्वायर देखिए आपका 10 आ जाएगा। और ये भी आपका देखिए √14। तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आ जाएंगे। ये थोड़ा जल्दी में रह गया है, यहाँ i कैप आएगा ही नहीं, ठीक है। सिर्फ j कैप और k कैप ही आपको मिलेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके ये दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, बट द वेक्टर्स आर टोटली डिफरेंट, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अपना थर्ड क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और वेक्टर्स डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। देखिए डायरेक्शन डिफरेंट वाले केस में क्या है कि एक जैसे अगर एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव, लाइक दिस वे, है ना। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि उनकी डायरेक्शन डिफर हो जाएंगी। एक नेगेटिव ले लीजिए और एक पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक है। तो नहीं, मैंने दूसरा क्वेश्चन देख लिया शायद से, ये अलग है। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। दो डिफरेंट वेक्टर होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। हाँ वही मैं बोलूँ कि थोड़ा सा अलग हो गया। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और वेक्टर्स डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए डायरेक्शन से देखिए जैसे मैंने एक वेक्टर ए लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। एक वेक्टर बी लिखा है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। देखिए वेक्टर डिफरेंट है, एक 2i कैप है, 3j कैप है, 4k कैप है, और डायरेक्शन दोनों की सेम होंगी। वो आप कैसे कह सकते हैं, देखिए जैसे ये वाला जो वेक्टर है इसमें से आप देखिएगा सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं,
ठीक है। जब आप 2 कॉमन लेंगे इन तीनों में से तो आपको वेक्टर बी की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, ये आपको मिलेगी, देखिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ऐसा कब हुआ, जब आपने इसमें से क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। और जो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, आप कह सकते हैं देखिए ये वाला वेक्टर ए है, तो आप इसे कह सकते हैं दिस इज 2 वेक्टर ए, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वेक्टर डिफरेंट है ना, वेक्टर डिफरेंट है और डायरेक्शन दोनों की सेम है, क्योंकि जो वेक्टर बी है वो ए का एक पर्टिकुलर टाइम्स है ना, एक 2 का या किसी और स्केलर का मल्टीप्लाई करके दूसरा वेक्टर आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं ये वेक्टर जो आपस में कोलिनियर हैं, तो ये कोलिनियर हो गए हैं और मैग्नीट्यूड अलग हैं, दो डिफरेंट वेक्टर्स हो गए हैं और डायरेक्शन दोनों की सेम हो गई है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिएगा, मैंने फोर्थ वाला क्वेश्चन नहीं किया हुआ है, ये इजी सा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर इक्वल। देखिए अगर ये दोनों वेक्टर सेम है तो ये दोनों वेक्टर्स तभी सेम होंगे जब उनमें आई के कोफिशिएंट्स, जे के कोफिशिएंट्स और के कोफिशिएंट्स सेम हो जाए। तो यहाँ पर आई कैप का जो कोफिशिएंट है वो एक्स है और यहाँ पर है 2, देन एक्स विल बी इक्वल टू 2। यहाँ पर जे कैप का कोफिशिएंट वाई है, यहाँ पर जे कैप का कोफिशिएंट 3 है, देन वाई इज इक्वल टू 3। तो एक्स की वैल्यू 2 होनी चाहिए, वाई की वैल्यू 3 होनी चाहिए। दैट्स इट, बस इतना ही था इसमें। चलिए आगे देखिएगा। Find the scalar and the vector components of the vector with initial point 2,1 and terminal point -5,7। उन्होंने क्या बोला कि एक कोई वेक्टर फॉर्म किया जा रहा है, उसका इनिशियल पॉइंट मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वो 2,1 है और जो उसका फाइनल पॉइंट है वो -5,7 है। अब उन्होंने बोला क्या कि आपको इस वेक्टर के स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स निकालने हैं। इनिशियल पॉइंट दे रखा है, फाइनल पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, देखिए मैंने क्या हुआ है, ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। देखिए अगर आपको पता करना है कि वेक्टर की वैल्यू क्या होगी या उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, तो देखिए क्या सबसे अच्छा तरीका है कि फाइनल पॉइंट वाले में से इनिशियल पॉइंट वाले टर्म को माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो -5 -2 तो -7 आ जाएगा, 7 -1 तो आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम स्केलर कंपोनेंट की बात करें तो स्केलर कंपोनेंट्स ये हो गए -7 एंड 6। और अगर वेक्टर कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके साथ आप आई कैप लगा दीजिए और इसके साथ आप जे कैप लगा दीजिए। तो जब इनके एक्स और वाई वाले, देखिए आपके पास दो ही पॉइंट्स हैं, जेड वाला पॉइंट तो आपके पास है ही नहीं। अगर आप 3 डायमेंशन की बात करते हो तो 2,3,5 मतलब थर्ड वाला भी पॉइंट होना चाहिए जो यहाँ पर नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो जेड एक्सेस वाला पॉइंट है वो आपको 0 लेकर चलना है, वो है ही नहीं, तो ये आपका आई कैप लिया जाएगा और इसके साथ जे कैप लिया जाएगा। अगर आपके पास थर्ड वाला पॉइंटर होता तो हम के कैप और ले लेते, तो ये आपके वेक्टर कंपोनेंट्स हो जाएंगे दिस एंड दिस और आपके स्केलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 6 क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है आई कैप -2j कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी की वैल्यू दी हुई है और वेक्टर सी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो कर देते हैं ऐड। देखिए ऐड करने का जो वे है वो बहुत ही ईजी है। सीधे सीधे आप तीनों को एडिशन में लगाइए, जितने भी वेक्टर्स हो सबको एडिशन में लगाइए। और नॉर्मल एडिशन जैसे एल्जेब्रिक एडिशन होता है कि आई कैप और आई कैप वाले टर्म्स को ऐड कर दीजिए, जे कैप वालों को ऐड कर दीजिए और के कैप वालों को ऐड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आई कैप मतलब 1 आई कैप है, यहाँ पर -2 आई कैप और यहाँ पर आई कैप, तो आई कैप -2 आई कैप और प्लस आई कैप। तो देखिए आई कैप 2 आई कैप और -2 आई कैप 0 आई कैप हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही -2j कैप प्लस 4j कैप एंड -6j कैप, इनको आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपके पास -4j कैप। ऐसे ही के कैप 5k कैप 6k कैप हो गया और -7k कैप, तो -1k कैप बच जाएगा। और ये आपका इन तीनों का एडिशन निकल कर आ चुका है। ठीक है, तो बस ये काम था हमारे पास 6 क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए मैंने 7th नहीं किया, 8th किया हुआ, मतलब 7th ईजी होना चाहिए। 7th नहीं किया, हाँ मैं भी भूल गया हूँगा, चलिए समझिएगा 7th वाला। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस वन। उन्होंने बोला कि एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, इसके डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर पता करना है। देखिए यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, तो अगर किसी भी वेक्टर के रिगार्डिंग आपको यूनिट वेक्टर पता करना है तो आप क्या करेंगे, वो वेक्टर लिखिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब आप क्या करेंगे,
इसमें इसके मैग्नीट्यूड का डिवीजन कर दीजिए। मैग्नीट्यूड निकालना आपको आ ही गया है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब ये भी 1, और के का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर मतलब कि 4। तो आप कह सकते हैं नीचे √6 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन √6। ये आपका आंसर हो जाएगा, या आपका एक यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर याद रखिएगा, कभी भी आपको अगर यूनिट वेक्टर पता करना है किसी वेक्टर के गिवन डायरेक्शन में, तो आप क्या करेंगे, वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, हमेशा यही वे रहेगा, हमेशा यही टेक्निक रहेगी। ठीक है, और क्लियर हो गया होगा शायद से। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 8th क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर दिस एंड दिस। उन्हें क्या बोला कि वेक्टर पी क्यू की डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर पता करना है। वेक्टर बी का वेक्टर पी, जो पी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर हमको ये दिया हुआ है, मतलब जो पॉइंट है उसका, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स होते हैं ना, 2,5 7,8, इसी तरीके से जो पी है उसके जो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो 1,2,3 से रिप्रेजेंट हो रहा है, वो उसकी पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, और जो क्यू है वो 4,5,6 से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता करना है इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। तो देखिए समझिएगा, देखिए जो हमारे पास पहला वाला पॉइंट था, वापस से दिखाना पड़ेगा मुझे जाकर, देखिए जैसे हमारे पास जो पॉइंट पी था उसका पोजीशन वेक्टर 1 2 3 था, अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, अगर आप इनके पोजीशन वेक्टर्स को वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं तो, ठीक है, अभी तो पॉइंट की फॉर्म में दे रखे हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो बस आई कैप जे कैप और के कैप लगा लीजिए। तो हो जाएगा आपका पहला वाला 1i कैप 2j कैप एंड 3k कैप, और जो सेकंड वाला है वो हो जाएगा आपके पास 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। ये देखिएगा, ये वेक्टर एक वेक्टर है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर पी एक क्यू, तो पी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास है, क्यू का हमारे पास है। ठीक है, जो पी वाला था वो था हमारे पास 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, नहीं ये नहीं था, ये था आपका 4i कैप प्लस 5, पी का कौन सा था क्यू का कौन सा था भूल गया मैं, 1 मिनट, पी का था 1 2 3 वाला और 4 5 6 वाला क्यू का था। ठीक है, क्यू वाला था आपका 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और ये वाला था आपके पास पी वाला, ये पी वाला है, क्यू वाला है। ठीक है, ये था आपके पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अगर आप वेक्टर पी क्यू पता करना चाहते हैं तो इस वाले पोजीशन वेक्टर में से इसको माइनस कर दीजिए, तो आपको वेक्टर पी क्यू पता चल जाएगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ पी अगर आप करेंगे तो आपको पी क्यू वेक्टर पता चल जाए। देखिए मैंने वही लिखा है, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर के ऊपर एरो का साइन लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो 4i कैप माइनस आई कैप तो 3i कैप हो गया, 5j कैप माइनस 2j कैप तो 3j कैप हुआ, 6k कैप माइनस 3k कैप तो 3k कैप हो गया। ठीक है, बशर्ते एक कंडीशन है कि यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा एरर है, ये आपका प्लस आएगा। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि आपको यूनिट वेक्टर पता करना है इसकी डायरेक्शन में, जैसे हमने पीछे किया था ना, भी कैसे पता करते हैं यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर के लिए अगर आपको यूनिट वेक्टर पता करना है तो वो वाला वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो पूरा वेक्टर देखिए हमने लिख दिया, बस ध्यान रखिएगा प्लस लेकर चलना है। ठीक है, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 एंड 3 का स्क्वायर 9। क्या करते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 3 3 3, आप चाहें तो सामने से 3 कॉमन ले लीजिए, रिमेंबर दिस साइन। ठीक है, और नीचे आपका 9 9 9, ये हो गया आपके पास 27, और 27 का रूट आपको मिलेगा 3√3, 3 से आपका 3 कैंसिल, ये आ जाए आपके पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और नीचे आ गया आपके पास √3। ये इसका पी क्यू के डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर आपको मिल गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 9th क्वेश्चन, समझिएगा ज़रा क्या स्टेट कर रहा है। फॉर गिवन वेक्टर्स, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी।
इस बार आपको ए प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता करना है, ठीक है। तो वही तरीका जो पीछे किया है, ए प्लस बी कर लेते हैं, फिर इसका यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। जी हाँ, देखिए वेक्टर ए रहा, वेक्टर बी ए रहा, ए प्लस बी किया तो 2 आई कैप माइनस आई कैप दोनों को ऐड करेंगे तो आई कैप आ जाएगा, माइनस जे कैप और प्लस जे कैप तो 0 जे कैप हो गया, और 2 के कैप और माइनस के कैप एक प्लस के कैप हो गया, ठीक है। तो आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, ये आपके पास निकल कर आया है ए प्लस बी की वैल्यू, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू। अब आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, ये वाला वेक्टर और नीचे इसका मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 प्लस 0 प्लस 1 तो नीचे √2 हो जाएगा, और ये आपका 0 हो गया, ऊपर हो गया आई कैप प्लस के कैप, और नीचे आपका हो गया √2, ठीक है। तो 1 प्लस 0 प्लस 1 इज √2 नीचे आ जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके 9 क्वेश्चन हो गए। अब देखिएगा जरा 10th से। अच्छा, अब देखिए 10th वाले क्वेश्चन में उन्होंने हमको बोला कि आपको एक वेक्टर पता करना है इसकी डायरेक्शन में, है ना, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स होना चाहिए, मतलब यूनिट वेक्टर नहीं बोला इस बार उन्होंने उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स हमको बोल दिया। तो देखिए क्या करेंगे, आप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए पहले, और यूनिट वेक्टर निकालने के बाद उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, बट वो आपसे कह रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल के 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके साथ, ठीक है। जी हाँ, ये देखिएगा मैंने क्या हुआ है, ये वेक्टर था हमारे पास, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो कैसे निकालेंगे, पूरा वेक्टर अपॉन रूट, मतलब इसका नीचे डेनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 एंड 4, तो ये हो गया आपके पास 30 आ गया, नीचे आपका √30 आ गया। तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर निकल कर आया, बट उन्होंने बोला है कि जो वेक्टर हमें पता करना है उसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए, तो आप एक काम करिए, इसका 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 8 का 5 से किया 40 हो गया, 8 का यहाँ किया तो -8 जे कैप, और 8 2 16 के कैप, और अपॉन √30 एज इट इज, मतलब इसका एक्चुअली मैग्नीट्यूड आपका, ये जो वेक्टर हमने निकाला था इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली आपका 1 था, बट आपको 8 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर चाहिए, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुछ ऐसा है कि एक टॉफ़ी 5 रुपये की है, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 सच टॉफीज, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस वही है। ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ऐसा वेक्टर पता करो जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना 11 देखिएगा, शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो देखिए अगर आप दो वेक्टर्स को कोलिनियर शो करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा कर दीजिए, लाइक ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, लैम्डा यहाँ पर कोई भी स्केलर हो सकता है, या बी इज इक्वल टू लैम्डा ए, इस तरीके से अगर आप दिखा देते हैं तो आप कह सकते हैं द वेक्टर्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने किया हुआ है, ये वेक्टर ए हमारे पास है एंड वेक्टर बी हमारे पास है। देखिए वेक्टर बी में से मैंने -2 लिया कॉमन, तो -2 कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया 2 आई कैप, यहाँ पर हो गया -3 जे कैप, और हो गया आपका +4 के कैप। और आप देख सकते हैं, देखिए ये जो आपके पास है ये आपका वेक्टर ए ही है, सही बात है ना, वेक्टर ए ही है, ये जो पूरी वैल्यू है ये देखिए वेक्टर ए ही है, तो इसके प्लेस पर आप वेक्टर ए लिख सकते हैं। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 ए वेक्टर, तो ये वाली चीज़ आ गई ना, वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा ए, ये तो मैं आपको बता रहा था, या तो ए इज इक्वल टू लैम्डा बी आ जाए या बी इज इक्वल टू लैम्डा ए आ जाए, तो आप ये कह सकते हैं द वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो नोट, इफ वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए, लैम्डा यहाँ पर कोई भी स्केलर हो सकता है, देन ए एंड बी आर कोलिनियर। तो इस तरीके से आप इजीली कह सकते हैं आपके जो वेक्टर्स हैं वो कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। और हाँ एक बात और, ये आपका माइनस है, जो बीच में लिखा हुआ है डार्क वाला, ये आपका माइनस है, ठीक है। चलिए 11th वाला ये हो गया। इसके बाद देखिए 12th क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, ये आपका थोड़ा सा अलग है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। आपको इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, ठीक है ना। देखिए डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे निकालते हैं, आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट जो भी हैं उनके साथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेशियो निकाल दीजिए। ध्यान रखिएगा मेरी बात, आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट्स और के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके साथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेशियो निकाल दीजिए, तो आपको उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस पता चल जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस पता चल जाएंगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या हुआ है, ये हमारे पास हो गया
मैंने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है। जो मेरे पास देखिए आई का कोफिशिएंट 1, ये 4 और ये 9, तो ये हमारे पास √14 निकल कर आ गया है, ठीक है। मैंने क्या बताया, डायरेक्शन कोसाइंस निकालें क्या करना है आपको, आई का कोफिशिएंट 1 है अपॉन इसका मैग्नीट्यूड जो भी आया था, जे का कोफिशिएंट 2 है अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, के का कोफिशिएंट 3 है अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 12th क्वेश्चन रहा। इसके बाद देखिएगा 13 क्या स्टेट कर रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 2 -3 एंड -1 -2 -1 -2 एंड 1 डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। देखिए जैसे ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया था, एक पोजीशन वेक्टर दे रखे थे पी के, और पोजीशन मतलब आपको पॉइंट दे रखा था, बेसिकली पोजीशन वेक्टर दे रखा था पी का और क्यू का, आपको वेक्टर पी क्यू निकाल लिया था आपने। सेम वे आपको ए के यहाँ पर दे रखे हैं और बी के दे रखे हैं, और ए टू बी डायरेक्शन है वेक्टर की, और उसके आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता करने हैं, ठीक है। देखिए मैंने लिखा है पूरा अच्छे से, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ये हमारे पास, मैंने वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया उसको आई कैप प्लस 2 जी कैप माइनस 3 के कैप। एक्चुअली द पॉइंट वाज 1 2 -3, तो उसे आप अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो आई कैप प्लस 2 जी कैप माइनस 3 के कैप। सेम वे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमने निकाल लिया, द पॉइंट वाज एक्चुअली -1 -2 1, तो -1 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, ये आपके पास ए के पोजीशन वेक्टर बी के पोजीशन वेक्टर आ गए। अब आप वेक्टर ए भी निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए जैसे पीछे निकाला था। अगर आप ए बी निकालना है तो बी में से ए माइनस करना होता है, तो देखिए मैंने लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो -1 -i -2 जे कैप प्लस के कैप, ये देखिए रहा माइनस ये वाली वैल्यू देखिए ये रही आपकी, ठीक है। आप माइनस कर लीजिए, -i कैप -2 आई कैप -2 जे कैप -2 जे कैप -4, जस्ट एल्जेब्रिक कैलकुलेशन, ओके, सिंप्लीफिकेशन, प्लस के कैप प्लस 3 के कैप, तो हो गया 4 के कैप। ये आपके पास वेक्टर ए भी निकल कर आ गया, ठीक है। आपको क्या पता करना है, डायरेक्शन कोसाइंस, तो आप पता करिए जैसे पीछे किया था, वेक्टर आ गया आपके पास। अब आप पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 16 16 32 प्लस 4 36, 36 का √6 आ गया। अब डायरेक्शन कोसाइंस के हम लोग क्या करते हैं, आई के कोफिशिएंट में, जे के कोफिशिएंट में और के कोफिशिएंट में इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देते हैं, तो -2/6 -4/6 4/6, ये आ गया। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं रेशियो वाला निकाल कर, ये हो गया -1/3, ओहो, ये हो गया -1/3, ये हो गया -2/3, ये हो गया आपके पास 2/3। तो आपके ये तीनों ही डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पर कैलकुलेट हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिए मैंने 13 के बाद 14 क्वेश्चन नहीं किया, मे बी थोड़ा इजी होना चाहिए। जी हाँ, show that the vector I cap, J cap, K cap is equally inclined to the axis OX, OY, OZ. OX एक्सिस का मतलब है x एक्सिस, OY एक्सिस, O इज ऑरिजिन, ठीक है। OX एक्सिस का मतलब है x एक्सिस, OY का मतलब है y एक्सिस एंड OZ का मतलब है z एक्सिस। तो देखिए आप एक काम करिए, ये जो I कैप, J कैप, K कैप है ना, आप ना इसके तीनों डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए। अगर तीनों डायरेक्शन कोसाइंस सेम निकल कर आ जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि दैट इज इक्वली इंक्लाइंड विद ऑल द एक्सेस, विद थ्री ऑल एक्सेस। तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना आता ही है। आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिए पहले, तो आई का कोफिशिएंट 1 1 1, तो √3 आएगा। तो पहला वाला डायरेक्शन कोसाइन 1/√3, दूसरा भी 1/√3, तीसरा भी 1/√3। इस तरीके से तीनों जब सेम आ गए तो आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। 15th, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। आपको एक आर एक वेक्टर है ना, उसका आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, उसके पॉइंट्स इनडायरेक्टली, विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:1 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। देखिए समझिएगा, एक हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर आपका एक पॉइंट Q है, बीच में आपका कहीं एक पॉइंट R है, ठीक है। अब R इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, पहले तो इंटरनली। अब एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ भैया आपको। अभी इंटरनली की बात करते हैं, ठीक है। ये आपको पॉइंट पता है, ये वाला भी पॉइंट आपको पता है, P भी पता है, Q भी पता है। तो R का हम देखिए कैसे निकालते हैं, क्या तरीका रहता है, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, प्लस इंटरनली की बात कर रहा हूँ मैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, मतलब डायगोनल, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है।
और एक्सटर्नली वाले केस में क्या होगा कि आर बाहर होगा लाइन के, तो वहां आपको माइनस करना होता है। ठीक है, मतलब जैसे देखिए सॉल्यूशन दिखाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले हम बात करें इंटरनली वाले की, तो आर बीच में है। ठीक है, क्या तरीके मैंने बताया कि इस टू वाले का क्यू वाले से मल्टीप्लाई, इस टू का इस वाले रेशियो का इससे, इस वाले का पी वाले से, और नीचे ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में 2+1। तो देखिए मैंने लिखा भी है 2 इंटू क्यू, क्यू वाले की वैल्यू ये रही, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये रहा। ठीक है, बीच में प्लस का साइन लगाया। अब 1 की पी वाले से मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई पी वाले से, तो मतलब 1 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ये, और नीचे 1 और 2 दोनों को ऐड कर दीजिए, तो हो गया 2+1। ठीक है, अब देखिए इसे पूरा बस कैलकुलेशन करना है। ये आपका -2 आई कैप है, ये आई कैप है, तो माइनस आई कैप आ जाएगा इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये 2 जे कैप आएगा और ये भी 2 जे कैप, तो 4 जे कैप हो जाएगा। फिर इसका 2 का के कैप से करेंगे, और यहाँ भी आपका के कैप है, तो ये आपका माइनस के कैप है, सॉरी, तो 2 जे कैप और माइनस के कैप यहाँ से, तो हो जाएगा के कैप, और नीचे 2+1 तो 3 आ जाएगा। अब देखिए एक्सटर्नली में आपको क्या करना होता है, आपका इंटरनली था, एक्सटर्नली में आपको क्या करना होता है, बस यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। ऑल्दो मैंने किया हुआ है, ये देखिएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, बीच में जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा, दैट्स इट। और बस वही नॉर्मल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो कुछ ऐसा खास नहीं था, क्लियर हो गया होगा, समझ में तो आ गया होगा अच्छे से, है ना। बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखिएगा मैंने क्या हुआ 16th, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। इन दोनों पॉइंट्स को जो जॉइन कर रहा है, जो पॉइंट इनके बीच में प्रेजेंट है, उसका आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो वेक्टर है वो है आपके पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये है 4 आई कैप प्लस के कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। तो दोनों को ऐड करिए और 2 का डिवाइड कर दीजिए, कभी मिड पॉइंट वाली बात आ जाए। देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू, क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, सॉरी 2 आई कैप प्लस 4 आई कैप 6 आई कैप, 3 जे कैप प्लस जे कैप 4 जे कैप 4 के कैप माइनस 2 के कैप, तो 2 के कैप, और 2 का डिवाइड कर दीजिए। और 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। मिड पॉइंट वाले केस की बात है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 17th, क्या सेट करा है 17 क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर्स, ये और ये तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स आपको दे रखे हैं। तो आपको शो करना है कि ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिएगा, समझिएगा सर। देखिए जैसे हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, अभी मैंने मान लिया ए ये है, बी ये है और सी ये है। तो देखिए जैसे आप ए बी वैक्टर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे आप, पोजीशन ए बी वैक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए बी वैक्टर के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ऐसे ही जब आप बी सी का निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। उसके बाद जब आप सी ए का वेक्टर निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ए में से सी को माइनस कर लेंगे। ये किसी भी वेक्टर को निकालने का तरीका होता है। ठीक है, बस उनके पोजीशन वेक्टर्स को आपको माइनस कर लेना होता है। हाँ जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी आपको दे रखे थे। तो पहले मैंने ए बी वैक्टर निकाला, कैसे, इसके पोजीशन वेक्टर में से इसको माइनस करके। तो 2 आई कैप माइनस 3 आई कैप, माइनस आई कैप आ गया, माइनस जे कैप में से आप माइनस 4 जे कैप को माइनस करेंगे तो प्लस 3 जे कैप हो जाएगा। के कैप में से 4 के कैप को माइनस करेंगे माइनस का, तो ये प्लस 5 के कैप हो जाएगा। फिर आपको इसका देखिए ये आपका ए बी वैक्टर आ गया। ठीक है, लाइक हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो आपका ए बी वैक्टर आ गया। अब आप इस वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड इसकी पता कर लें, आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकाल लें तो आपको इस साइड की लेंथ पता चल जाएगी। ठीक है, वही काम देखिए क्या है, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। तो रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा, देखिएगा √35। ठीक है, सेम वे हमने क्या किया, अब हमने निकाला वेक्टर बी सी। तो वेक्टर बी सी कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो
आई कैप माइनस 2 आई कैप तो माइनस आई कैप आ जाएगा, माइनस 3 जे कैप, और इसमें से आप माइनस जे कैप को माइनस करेंगे, माइनस कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, तो हो जाएगा आपका माइनस 2 जे कैप। ऐसे ही माइनस 5 के कैप, माइनस के कैप तो माइनस 6 के कैप, इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो देखिए माइनस 1 था ना इसका कोफिशिएंट, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो ये आपका रूट 41 आ गया। फिर हमने सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला। सी ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो उसका भी मैग्नीट्यूड देखिए हमने निकाल दिया, ये रहा, ये आप देख सकते हैं रूट 6। देखिए 3 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आपके पास है, एक का रूट 41, एक का रूट 35, एक का रूट 6। तो आप देखिएगा बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमने निकाला। ठीक है, तो देखिए उन्होंने बोला कि आपको शो करना है कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन होती है कि पाइथागोरस थ्योरम शुड बी एप्लीकेबल इन अ पर्टिकुलर ट्राइंगल, वो उसमें एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है तो किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो बी सी का जो मैग्नीट्यूड था उसका स्क्वायर 41 आया। ठीक है, ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 35 निकल कर आएगा, और इसका आपका 6 आ जाएगा। तो देखिएगा ये आपका 41 और ये भी आपके पास 41, तो दोनों सेम आ गए ना। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। देखिए लिखा है देयरफॉर ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया होगा, समझ में तो आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखिएगा 18 पे ध्यान देते हैं। देखिए वेक्टर सम प्रॉपर्टी से ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर, ये होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है इसमें, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। सही बात है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट 19th, ए एंड बी आर कोलिनियर। अरे कोलिनियर हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है ए इज इक्वल टू लैम्डा बी या फिर बी इज इक्वल टू लैम्डा ए, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो हम बोले इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, देखते हैं। बी इज इक्वल टू लैम्डा ए, पहला वाला तो सही है। ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, ये भी हो सकता है, ए भी सही है। ठीक है ना, जैसे ए की डायरेक्शन इधर है तो बी की डायरेक्शन इधर हो, प्लस बी भी हो सकता है, माइनस बी भी हो सकता है। तो ये दोनों बातें आपकी सही हैं। द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, उनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट भी प्रोपोर्शनल होने चाहिए, बिल्कुल सही है। देखिए जैसे मान लीजिए ए था आपके पास आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, बी था आपके पास मान लीजिए 2 आई कैप और 2 जे कैप और 2 के कैप। तो देखिए इनके कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं। देखिए ये वाला वेक्टर इसका 2 टाइम्स है, तो कोलिनियर तो है। अब इनके कंपोनेंट्स का रेशियो देखेंगे तो देखिए 1:2, 1:2 और ये भी 1:2, तो ये बात भी आपकी सही है। तो इसका सिर्फ ये 4th वाला जो है ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, बाकी कोलिनियर फॉर्म में ये सारी दोनों बातें सही हैं। ठीक है, तो बस यही था इन 2 एक्सरसाइजेज में। वैसे टाइम कंज्यूमिंग थी, लेकिन ये तो लग रहा है मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, इसीलिए वैसे टाइम कंज्यूमिंग थी थोड़ी सी। और देखिए आपकी जो अगली एक्सरसाइज है वो मैं रात तक जो है आपकी उसकी वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, वे आप ये दोनों कर लीजिएगा। ओके चलो ठीक है, फिर बाय।